मोहल्ले में अनपढ़ और पढ़ी लिखी बहू का पहनावा और मर्यादा। सुमित्रा अपने पूरे परिवार के साथ सोफे पर बैठकर चाय पी रही थी। अरे पता है कल क्या हुआ? जो शर्मा जी थे ना, उनके गैरेज की सारी गाड़ियां एक ही रात में चोरों ने गायब कर दी। सुमित्रा अपने बेटे को कुछ बता रही थी, तभी बाहर से आवाज आती है। तुझे कोई काम नहीं करना क्या? दिन भर बाहर घूमती रहती है। हाँ हाँ, घर का सारा काम तो आप करती है ना, कुछ बोलती नहीं तो सर पर चढ़कर बैठी रहती हो। शुरू हो गई सास बहू की लड़ाई। रोज सुबह सुबह घर में लड़ाई ना हो तो ऐसा लगता है जैसे सूरज नहीं उगा है। यह है शकुंतला और सिया, जो अक्सर ही मोहल्ले के बीचों बीच खड़े होकर लड़ती रहती थीं। वहीं दूसरी तरफ अपने रूम में बैठी करिश्मा। उफ, ये आवाज कैसी आ रही है? पढ़ भी नहीं पा रही मैं ठीक से, नीचे जाकर देखती हूँ। ये सोचकर करिश्मा तुरंत नीचे उतरती है और हॉल में आकर सुमित्रा से पूछती है, माँ ये कैसी आवाज आ रही है? मेरे एग्जाम चल रहे हैं और मैं ठीक से पढ़ भी नहीं पा रही। पता नहीं रोज रोज क्या लगा रखा है, सुबह शाम पढ़ने भी नहीं देते। अरे अरे करिश्मा बेटी, इन लोगों के चक्कर में तू अपना मूड क्यों खराब कर रही है? इनका तो रोज का है, सास बहू जब देखो तब लड़ते रहते हैं। लेकिन वो क्यों माँ? अरे अमित बेटा, इन दोनों सास बहू के बीच बिल्कुल भी नहीं जमती। जो बहू है वो थोड़ी मॉडर्न है ना, इसीलिए। वैसे माँ आप भी ध्यान दीजिएगा, अब दोनों भैया की शादी की उम्र हो गई है, कहीं आप भी ऐसे ही लड़की को अपना बहू ना बनाकर ले आना। करिश्मा की मजाक में कही हुई बात को सुमित्रा बहुत सीरियसली ले लेती है। करिश्मा सही ही कह रही है, कहीं ऐसा सच में ना हो जाए कि मेरी बहू मॉडर्न हो और हम दोनों के बीच शर्मा जी की तरह ही लड़ाइयाँ होती रहे। मैं तो अपने बेटे के लिए सर्वगुण संपन्न बहू लाऊंगी। इस सोच के साथ सुमित्रा अपने दोनों बेटों के लिए लड़की तलाश करना शुरू कर देती है। इसी तरह एक दिन अमित की बुआ घर आती है। ये देखो सुमित्रा, मैंने अपने भतीजे के लिए एक लड़की पसंद की है। कितनी सुशील, शांत, संस्कारी है, बस पढ़ी लिखी नहीं है। हाँ, फोटो देखकर तो पता ही चल रहा है, लड़की तो बहुत संस्कारी है। देख बेटा, कैसी लगी तुझे? बाकी सब ठीक है माँ, लेकिन मैं किसी अनपढ़ लड़की से शादी नहीं कर सकता। देख बेटा, तू मेरी बात समझ। अगर मैं पढ़ी लिखी लड़की लाई और अगर इसकी वजह से हमारे घर में भी रोज शर्मा जी की तरह ही लड़ाइयाँ होने लगी तो बेटा तू मेरी बात समझ। माँ लेकिन मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी ना हो। इसी तरह नंदन पहले तो बहुत मना करता है, लेकिन फिर सुमित्रा के इमोशनल ब्लैकमेल के आगे टिक नहीं पाता और आखिरकार शादी के लिए हाँ कर देता है। फिर अगले ही दिन पूरा परिवार लड़की देखने जाता है, जहाँ सोफे पर बैठी लक्ष्मी। आप लोगों का ही इंतजार था, नाश्ता कीजिए ना। अरे चाय नाश्ता होता रहेगा, आप समृद्धि बिटिया को तो बुलाइए। हाँ हाँ बुलाइए। रामलाल और सुमित्रा की बात सुनकर लक्ष्मी तुरंत समृद्धि को बुलाती है। समृद्धि सीधे सादे सिंपल सूट में ठंड के हिसाब से शॉल लेकर आती है, जिसके कपड़े से ही संस्कार झलक रहे। समृद्धि बेटी, सबके पैर छुओ। अरे नहीं नहीं, आओ आओ बैठो, पैर छूने की जरूरत नहीं है। सुमित्रा की बात सुनकर समृद्धि बैठ जाती है और फिर दोनों परिवार आपस में थोड़ी बहुत बातें करते हैं। देखिए, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है। नंदन, तुझे कैसी लगी? जैसा मैंने सोचा था वैसा तो बिल्कुल नहीं है। समृद्धि भले पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन कितनी ज्यादा सुशील है। और फिर कौन सा इसे मेरा बिजनेस संभालना है, हाँ कर देता हूँ। ये सोचकर नंदन शादी के लिए हाँ कर देता है और फिर सभी लोग रिश्ता तय करके वापस घर आने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी बीच रास्ते में इनकी कार से एक लड़की की कार की टक्कर हो जाती है। अरे दिखाई नहीं देता क्या आप लोगों को? मेरी कार में स्क्रैच आ गया। देखो गलती तुम्हारी है, तुम ही लेफ्ट का इंडिकेटर देकर राइट मुड़ गई। अच्छा अच्छा ठीक है, चिल्ला क्यों रहे हैं? सॉरी, अब हटिए, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। इतना कहकर कीर्ति वापस अपनी कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है और अमित उसे देखता ही रह जाता है। अमित कहाँ खो गया? चल बैठकर घर नहीं चलना क्या? हाँ हाँ चलना है, चलिए चलते हैं। कीर्ति को देखने के बाद अमित का बिहेवियर बहुत चेंज हो जाता है और अब अमित पूरे रास्ते कीर्ति के बारे में ही सोच रहा होता है। इसी तरह सभी लोग घर पहुँच जाते हैं और फिर अगले दिन अमित जब ऑफिस जाता है। अमित क्या हुआ, कहाँ खोया है? यार क्या ही बताऊं, कल मैंने एक लड़की को देखा था। उसका ड्रेसिंग सेंस, मतलब उसने जो कपड़े पहने थे और उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस था, सच में मैं तो उसका दीवाना ही बन गया। अमित कीर्ति के बारे में ही बातें कर रहा था कि तभी उसे कैफेटेरिया में कीर्ति दिख जाती है। कीर्ति को देखते ही वो काफी खुश हो जाता है और तुरंत कीर्ति के पास जाता है। तुम वही हो ना
कल कार एक्सीडेंट वाले यहाँ क्यों आए हो? अरे आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? दरअसल मैंने जब से आपको देखा है तब से मैं आपके बारे में ही सोच रहा हूँ। मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही, लेकिन फिर भी मैं आपको बता ही देता हूँ, मुझे आपसे प्यार हो गया है। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? कीर्ति ने भी अमित को पहली नजर में ही पसंद कर लिया था, इसीलिए कीर्ति तुरंत अमित का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और अब दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करके डेली फोन पर बातें करने लगते हैं। ऐसे ही फिर एक दिन माँ ने जैसे भैया की शादी करवा दी, वैसी कहीं मेरी भी ना करवा दे। मुझे माँ को ये सब बताना ही होगा। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। माँ, मुझे कीर्ति नाम की एक लड़की बहुत ज्यादा पसंद है और वो भी बहुत अच्छी है। अरे कहने का मतलब क्या है? तो लव मैरिज करना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। प्लीज माँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। माँ मान जाओ ना। सुमित्रा अपने मान सम्मान की वजह से अपनी जिद पर और अमित अपने प्यार की वजह से अपनी जिद पर अड़ा हुआ था कि तभी। अरे माँ मान जाओ ना, एक भैया की तो शादी आपने अपने मन से तय कर दी ना। अब अगर अमित भैया लव मैरिज करना चाहते हैं तो उसमें गलत ही क्या है? हाँ, और फिर रोकने से कोई फायदा नहीं है। अभी पास में ही लव मैरिज के लिए मोहल्ले में किसी ने मना किया था, पर उससे क्या हुआ, बल्कि उसका बेटा भाग गया। भाग जाने की बात सुनकर सुमित्रा थोड़ा परेशान हो जाती है और फिर शादी के लिए हाँ कर देती है। अब छोटे बेटे और बड़े बेटे की शादी दोनों एक साथ होने की वजह से एक ही मंडप में धूमधाम से कर दी जाती है। दोनों बहू साथ में गृह प्रवेश करती हैं। भले एक मेरी पसंद की हो और दूसरी मेरे बेटे की, लेकिन मुझे तो मेरी दोनों बहुएं ही बहुत अच्छी लगी। हाँ माँ, दोनों भाभी बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन कीर्ति भाभी की तो बात ही अलग है। उनकी ड्रेस कितनी ज्यादा अच्छी है, एकदम मॉडर्न लहंगा। फिर इसी तरह हंसी मजाक में दोनों बहुओं का गृह प्रवेश होता है। गृह प्रवेश होते ही समृद्धि सबके पैर छूकर अपने कमरे में चली जाती है। कीर्ति, तुम भी भाभी की तरह पैर छुओ सबके। क्या पैर छूना होगा? अच्छा ठीक है। इतना कहकर कीर्ति भी मुंह बनाते हुए पैर छू लेती है और फिर अमित के साथ कमरे में चली जाती है, जहाँ अगले दिन। अरे तेरी बहू कब आएगी? हम लोग तब से बैठे हैं पहली रसोई की रस्म के लिए। अरे आती ही होगी, लो आ गई। समृद्धि भारतीय शैली में साड़ी पहनकर हॉल में आती है और सबके पैर छूकर कोने में खड़ी हो जाती है। वाह क्या संस्कार है, सच में तेरी बड़ी बहू तो इतनी ज्यादा संस्कारी और सुशील है। पहनावे से ही पता चल रहा है बहू बहुत ज्यादा संस्कारी है। सभी लोग समृद्धि के कपड़ों की तारीफ कर रहे थे कि तभी कीर्ति अपने फॉर्मल कोट पैंट में नीचे हॉल में आती है। अरे ये क्या, ये कौन है? ये मेरी छोटी बहू है। मत कह छोटी बहू, ये किस एंगल से बहू लग रही है? हे भगवान, इसकी बड़ी बहू इतनी संस्कारी, जिसके कपड़ों से पता चलता है, और छोटी बहू ऐसी है जैसे देखकर लगता है कि कोई लड़की नहीं कोई लड़का हो। संस्कार नाम की चीज ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। कीर्ति, तुमने ये क्या पहना है और तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें अपनी पहली रसोई की रस्म नहीं करनी क्या? ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी आज पहली रसोई है। मैं ऐसा करती हूँ, खाना बनाकर चली जाती हूँ, आप लोग खाना खा लीजिएगा। और हाँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ, इस बारे में मैंने अमित से बात कर ली है। ये कहकर कीर्ति किचन में जाती है और चाइनीज फूड बनाकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ समृद्धि तरह तरह का खाना बनाती है और सभी को डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। वाह समृद्धि बहू, तूने क्या खाना बनाया है? पाव भाजी, छोले भटूरे, आलू पराठा, सांबर खाकर मजा ही आ गया। हाँ, और एक तरफ उनकी छोटी बहू है जिसके ना तो कपड़े ही अच्छे हैं और ना ही उसके हाथ का खाना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, छोटी बहू ने भी अच्छा खाना बनाया है, बस उन्होंने चाइनीज फूड बनाया है, जैसे चाउमीन और पास्ता, और बड़ी भाभी ने भारतीय। अच्छा छोड़ो, जो भी हो, ये लो बड़ी बहू अपनी पहली रसोई की रस्म का तोहफा। छोटी बहू तो है ही नहीं, वरना मैं उसे भी अभी दे देता। बताओ, जिसकी रस्म है वही नहीं है। सच में कैसे उटपटांग कपड़े पहनकर ऑफिस चली गई इतराते हुए, और इतनी परंपरावादी पुरानी रस्म, एक खाना बनाना, वो भी भूल गई। खैर छोड़ो, हमें क्या, जिसकी बहू है वो जाने कि कैसे कपड़े पहने और कैसे संस्कार होने चाहिए बहू के। सभी पड़ोसन ताना मारकर अपने अपने घर में चली जाती हैं। रात के लगभग 9:30 बज चुके थे। मोहल्ले के लोग अपने घरों की छतों पर ठंडी हवा खाने निकल आए थे। उसी समय कीर्ति थकी हुई फॉर्मल बैग कंधे पर लटकाए घर में आती है, जहाँ पूरे दिन की घटनाओं से नाराज सुमित्रा। कीर्ति, मुझे तुमसे बात करनी है। जी माँ, बोलिए ना। तभी कीर्ति सुमित्रा के पास बैठ जाती है। एक दिन की भी रस्म निभाना तुम्हें मुश्किल लग गया? पहले रसोई के दिन तुम ऑफिस कैसे जा सकती हो? और ये क्या है, लड़कों जैसे कपड़े? मोहल्ले की औरतों ने क्या क्या नहीं कहा आज। मैंने सुबह ही अमित को बता दिया था, आज क्लाइंट मीटिंग थी जिसका टाइम बदला नहीं जा सकता था। और जहाँ तक मेरे कपड़ों की बात है माँ, मैं अपने और अपने ऑफिस के हिसाब से कपड़े पहनती हूँ,
और ये कपड़े भी खराब नहीं है। कीर्ति की बात सुनकर सुमित्रा का गुस्सा कम होता है, पर मोहल्ले की औरतों की बातों से परेशान सुमित्रा कीर्ति को कुछ मर्यादा के बारे में समझाने की कोशिश करती है। बहू, मेरी बातों को समझो, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ। बस हमारा घर एक मोहल्ले में है, इसीलिए हमें मोहल्ले में अपनी इज्जत बनाए रखनी है। मोहल्ले के लोग बात बनाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। लोगों का क्या है, लोगों ने तो भगवान के घर में भी कमी ढूंढ ली, तो हम लोग क्या चीज है। मैं गलत नहीं हूँ, बस अलग हूँ। कीर्ति बड़े प्यार से अपनी सास को अपने और अपने स्वभाव के बारे में सारी बातें बताती है और लोगों की सच्चाई अपनी सास के सामने लाने की कोशिश करती है, पर सुमित्रा को समझाना आसान नहीं था। और मैंने पहली रसोई की रस्म निभाई है। मैंने सुबह ऑफिस जाने से पहले जो भी बनाना आया मैंने बनाकर फ्रिज में रख दिया था। बस खाते समय खाना थोड़ा गर्म कर लेने से काम हो जाता। ऐसा करने से रस्म भी हो गई और मैंने अपने ऑफिस का काम भी कर लिया। अपनी बात पूरी कर कीर्ति सुमित्रा के पास से उठ अपने कमरे में चली जाती है। बहू ने कहा मैंने खाना बनाकर फ्रिज में रख दिया था, देखो तो क्या बनाया है, कैसा बनाया है। कीर्ति के जाने के बाद सुमित्रा किचन में जाती है, ये देखने की सुबह कीर्ति ने क्या क्या बनाया था और कैसा बनाया था। सुमित्रा किचन के फ्रिज को खोलती है और दंग रह जाती है, क्योंकि फ्रिज में फ्रेंच फ्राइज और चाइनीज फूड रखा हुआ था। थोड़ा खाकर टेस्ट किया जाए। बहू खाना कैसे बनाती है, देखने में तो ठीक ही लगता है। सुमित्रा कीर्ति के बनाए खाने को टेस्ट करती है और वैसे खाने में स्वाद तो है, कीर्ति बहू ने बहुत बढ़िया खाना बनाया है। इसी तरह रात होती है और सुमित्रा का पूरा परिवार सो जाता है और धीरे धीरे रात बढ़ती है और मोहल्ले में पूरी शांति हो जाती है, पर बीच बीच में कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी आती रहती हैं। सुमित्रा को सुबह सुबह अनपढ़ बहू की आरती की आवाज आती है और मोहल्ले की चुप्पी फिर से सब्जी बेचने, अखबार बेचने और दूध बेचने वालों की आवाजों से भर जाती है। हरिओम हरिओम। हे भगवान, मेरे परिवार को स्वस्थ रखना। सुबह सुबह समृद्धि तैयार होकर सूर्य देवता को जल चढ़ाती है और अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती है। वहीं मोहल्ले में किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे कल देखी तूने सुमित्रा की छोटी बहू की हरकत, पता नहीं अब सुमित्रा का क्या होगा। अरे उसने तो रसोई छोड़कर ऑफिस जाना ज्यादा जरूरी समझा और न जाने कैसे कपड़े पहनकर। हे भगवान, संस्कार देखो उसके। बड़ी वाली तो एकदम देवी जैसी गाय औरत है और छोटी ओ बाबा सीरियल वाली मॉडर्न बहू की तरह बड़ी खतरनाक। कहीं सुमित्रा के घर को हथियार ना ले। मोहल्ले की चुगलीखोरों को अब एक नई बात मिल चुकी थी चुगली करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ समृद्धि बाहर बालकनी में पौधों को पानी दे रही थी और मोहल्ले में खड़ी सभी औरतों की बातें सुन रही थी, पर बस ये सोचकर जवाब नहीं दे रही थी कि मुझसे बड़ी हैं, क्या ही बोलूंगी, उन्हें तो माँ जी ही जवाब दे सकती हैं। तभी कीर्ति भी उठकर बालकनी में आती है। देवरानी जी, लोगों की बातें दिल पर मत लिया करो, इनका क्या है, इनका काम ही है बोलना। समृद्धि जेठानी होने के नाते कीर्ति को कुछ बातें समझाना चाहती थी, पर कभी सही से समझा नहीं पाई, पर अपनी बात पूरी करती है। मोहल्ले में रहने वाली औरतों को अपने जीवन से ज्यादा दूसरे के जीवन में क्या हो रहा है इस बात में दिलचस्पी होती है। उन्हें बस दूसरों की खुशहाल जिंदगी में मिर्च मसाला डालने और देखने में आनंद आता है। कीर्ति पूरे ध्यान से समृद्धि की बातों को सुनती है और समृद्धि की बातें समझने की कोशिश कर समृद्धि से कहती है, मैं चाहे जितना पढ़ लिख लूं, किसी किताब में मुझे इस मोहल्ले की खासियत नहीं लिखी मिलेगी। इस मोहल्ले को समझने के लिए आप ही मेरी गुरु बनो। कीर्ति और समृद्धि ने मजाक मजाक में काफी गहरी बातें कर ली। कहीं न कहीं कीर्ति की बात सच भी थी, क्योंकि उसे मोहल्ले में क्या क्या होता है इसके बारे में कुछ पता नहीं था, पर समृद्धि मोहल्ले के तौर तरीके समझती थी। जरूर जरूर, तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। दोनों देवरानी जेठानी की दोस्ती की शुरुआत इसी छोटी सी बात से होती है और धीरे धीरे दोनों बहुओं की दोस्ती और गहरी होती जाती है। इसी तरह एक शाम नंदन घर आता है और सोफे पर पानी के लिए आवाज लगाता है, समृद्धि समृद्धि एक गिलास पानी लेकर आना जरा। समृद्धि किचन से एक गिलास पानी लेकर आती है और नंदन की तरफ बढ़ाती है। नंदन गिलास को पकड़कर कहता है, आज ऑफिस में तुम्हें पता है मेरे दोस्त क्या कह रहे थे? समृद्धि घूंघट ओढ़े नजरें नीचे कर सर हिलाती है और नंदन अपनी बात जारी रखता है। वाह भाई, तुम्हारी पत्नी बहुत संस्कारी है और ऑफिस की फीमेल एम्प्लॉय तुम्हारे अनपढ़ होने का मजाक भी उड़ा रही थी। वैसे एक बात बताओ, तुमने पढ़ाई क्यों नहीं की? तुम्हें भी पढ़ाई करनी चाहिए थी। आज के समय में पढ़ाई का क्या महत्व है तुम्हें पता तो होगा ही। नंदन जवाब के इंतजार में समृद्धि का चेहरा देखने लगता है। तभी समृद्धि पुरानी बातें याद करती है और नंदन को धीमी आवाज में कहती है, माँ ने आपको बताया नहीं, जब मेरी पढ़ने लिखने की उम्र थी उस समय हमारे घर की आर्थिक हालत बहुत खराब थी और जब हालात ठीक हुए तब तक उम्र इतनी हो गई थी कि मैं चाहकर भी नहीं पढ़ सकती थी। कभी कोई कुछ कहता तो कभी कोई कुछ सुनाता।
समृद्धि अपनी पुरानी बातों को याद कर अपनी आंखें नम कर लेती है। समृद्धि से वो दिन भुलाए नहीं जाते जब वो पढ़ना तो चाहती थी पर पैसों के अभाव ने उसे पढ़ने नहीं दिया। मुझे पढ़ना बहुत ही पसंद है, अगर मुझे आज भी मौका मिले तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। समृद्धि के जवाब को सुनकर नंदन समृद्धि के साथ पहली बार मुस्कुराता है और थोड़ी दूर खड़ी कीर्ति भी समृद्धि के न पढ़ पाने का कारण सुन रही होती है। जो लड़की सीखने को तैयार है वो सीख ना पाई, वो असल में अनपढ़ नहीं बल्कि मौके न मिलने से परेशान है। परिवार की बातें खत्म होते ही पूरा परिवार सो जाता है और अगले दिन कीर्ति तैयार होकर नीचे आती है। मैं ऑफिस जा रही हूँ। आज तुम इतने अलग कपड़े पहनकर ऑफिस क्यों जा रही हो? अलग कपड़े मतलब आज मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है, इसलिए मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं। हर दिन ऑफिस जाते हुए कीर्ति फॉर्मल कपड़े पहनती थी पर आज उसने ब्राउन कलर की स्ट्रैपलेस टॉप, नीचे घुटने से ऊपर तक की शॉर्ट्स और एक ब्राउन लेदर जैकेट पहनी हुई थी। ये लड़की पूरे मोहल्ले में हमारी इज्जत को तहस नहस करके ही मानेगी। सुमित्रा अमित को पुकारती है और कहती है, अमित बेटा, अमित। तभी अमित अपने कमरे से बाहर आता है। क्या हुआ माँ? मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा हूँ। पहले तू बहू को समझा, देख किस तरह के कपड़े पहनकर ये बाहर जा रही है। पूरे मोहल्ले वाले जिंदगी भर इस बात का ताना हमें मारेंगे। मोहल्ले वाले क्या कहेंगे ये सुनते ही कीर्ति का पारा चढ़ जाता है। मोहल्ले वाले क्या कहेंगे ये आप क्यों सोचती है? मेरी मर्जी, मेरा शरीर, मैं जैसे भी कपड़े पहनूं। मोहल्ले वालों के घर में पूरे कपड़े पहनने वाली बेशर्म लड़कियां हैं, मैं तो नहीं जाती उन्हें कुछ कहने। जब माँ कह रही है इन कपड़ों में बाहर मत जाओ तो क्या दिक्कत है, कपड़े बदल लो। कीर्ति अपनी मर्यादाओं को अच्छे से जानती थी और वो ये भी जानती थी कि कपड़े किसी की मर्यादा तय नहीं करते। अगर माँ जी ने मोहल्ले वालों की बात ना की होती तो मैं कपड़े जरूर चेंज कर लेती, पर अब मैं इन्हीं कपड़ों में जाऊंगी। कीर्ति अपने शॉर्ट ड्रेस में ही ऑफिस के लिए घर से निकल जाती है। कीर्ति तो ऑफिस पहुंच जाती है पर मोहल्ले में वो देखो निकली मैडम, सुमित्रा की छोटी बहू ने पूरे मोहल्ले का माहौल खराब कर दिया है। अब तक तो लड़कों के कपड़ों में जाती थी, आज तो बिना कपड़ों के ही चली गई। हे भगवान, ना जाने क्या होगा इस लड़की का। मोहल्ले में पढ़ी लिखी मर्यादाहीन बहू आ गई। कीर्ति के घर से जाने के बाद मोहल्ले वाले पूरे दिन उसके पहनावे के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर ऑफिस की मीटिंग रूम में, आर यू रेडी कीर्ति? दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये क्लाइंट बहुत जरूरी है हमारे लिए। कीर्ति अपनी टीम के साथ प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन देती है। उसके बात करने का स्टाइल, उसकी प्रेजेंटेशन सब लोग देख रहे थे। प्रेजेंटेशन खत्म होता है तभी राजेश कीर्ति से, कीर्ति यू आर द बेस्ट, कंपनी तुम्हें अगले महीने टीम लीडर बनाने का सोच रही है। कीर्ति खुश हो जाती है लेकिन दिमाग में एक चिंता भी थी, घर वाले क्या कहेंगे। कीर्ति प्रेजेंटेशन खत्म करके घर जाती है जहाँ सभी का मुंह गुस्से से फूला होता है। आप लोगों को पता है आज का प्रेजेंटेशन मेरा बहुत अच्छा गया, कंपनी वालों ने मेरी बहुत तारीफ की। कीर्ति देखती है कि उसकी बातों को सब अनसुना कर रहे हैं और सारी बातें समझ चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। कौन इन्हें समझाए, हर जगह के कपड़े अलग होते हैं। कीर्ति खुद से बड़बड़ा ही रही होती है कि तभी समृद्धि कमरे में आती है। क्या कह रही थी दीदी? आपके ऑफिस वालों ने किस बात पर तारीफ की? आज मेरा एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन था जो बहुत ही अच्छा हुआ, इसीलिए ऑफिस वाले मेरी तारीफ कर रहे थे। ऐसे ही करीब एक हफ्ते के बाद मोहल्ले में महिला सत्संग रखा जाता है। पूरे मोहल्ले की औरतें आने वाली थी और हर बहू को कुछ न कुछ करना था। मैं तो नहीं जाऊंगी, लोग ताने मारेंगे। एक बहू बहुत संस्कारी, दूसरी मॉडर्न। माँ, हम लोग इस तरह पीछे नहीं हट सकते, हम मोहल्ले की कई बहुओं को मात दे सकते हैं। समृद्धि की बातों ने सुमित्रा के मन में भी सत्संग में जाने की चाह जगा दी थी। अगर हम लोग जाते भी हैं तो छोटी बहू कुछ न कुछ हरकत कर हमारी बेइज्जती करवा ही देगी। पास खड़ी कीर्ति को सुमित्रा की बातें चुभ जाती हैं। माँ जी, आप सिर्फ बड़ी दीदी के साथ जाइएगा, मैं नहीं जाऊंगी, तब तो आपकी बदनामी नहीं होगी। सुमित्रा अपनी छोटी बहू के इसी तरह मुंह पर जवाब देने वाली आदत से डर रही थी। बड़ी बहू, तू ही इसे थोड़े बड़े छोटों की बात समझा। सुमित्रा थोड़ा चिढ़कर कमरे से चली जाती है और समृद्धि कीर्ति को कुछ समझाती है। जहाँ अगले दिन, बेटी तुम पूजा की तैयारी करना और कीर्ति तुम्हें समृद्धि जैसा तैयार करेगी, वैसे ही तैयार होना। जी माँ, आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी, आप लोगों की ही बात मानूंगी। पिछले दिन समृद्धि ने कीर्ति को कुछ बातें समझाई थी जिसे कीर्ति गुस्सा भूलकर सुमित्रा की बातें मानने को तैयार हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद सत्संग शुरू होता है जहाँ पड़ोसन रूपा, शकुंतला, शर्मिला सब आ चुकी थी। देखना आज छोटी बहू कौन सा फैशन शो लेकर आएगी। मोहल्ले की सारी चुगलीखोर औरतें बैठकर बातें कर रही थी कि तभी समृद्धि आती है। हल्की गुलाबी साड़ी, चोटी, माथे पर लाल बिंदी और मुस्कुराता हुआ चेहरा। समृद्धि बहू, तुम तो बड़ी प्यारी लग रही हो। सच में आज तो समृद्धि बहू को देखकर लगता ही नहीं कि सुमित्रा की बड़ी बहू अनपढ़ है। सभी तारीफ और थोड़ा मजाक करते हैं।
समृद्धि सबके लिए गर्मा गर्म चाय बनाती है, प्रसाद सजाती है और भजन की तैयारी करती है। सुमित्रा बहन, सारा काम की अपनी बड़ी बहू से ही करवाओगी? जरा अपनी छोटी बहू को भी बुलाओ। देखो तो आज कौन सा फैशन शो चल रहा है। सुमित्रा अपनी छोटी बहू कीर्ति को आवाज लगाती है और सीढ़ियों से उतरती हुई कीर्ति को देखकर सभी मजाक उड़ाते चेहरे चुप हो जाते हैं और सुमित्रा मुस्कान भरती है। अरे तुम लोग चुप क्यों हो गए? हंसो। कीर्ति ने सिंपल काले रंग की कुर्ती, जिस पर सादे रंग से डॉट बनाए हुए थे, पहनी और बिना ज्यादा मेकअप के अपने चाल में कॉन्फिडेंस के लिए नीचे आती है। अरे वाह, आज तो ये बिल्कुल बहू लग रही है। वाह, मेरी बहू है ही ऐसी, जहाँ जैसी जरूरत होती है वैसी बन जाती है। मोहल्ले की कुछ औरतें जो जज बनी होती हैं, तुरंत अनाउंस करती हैं। सत्संग में एक प्रतियोगिता रखी जाती है, सबसे अच्छा संस्कार और व्यवहार। तभी हर घर की बहुएं इसमें भाग लेती हैं। पहला राउंड, खाना बनाना। कौन बहू क्या बनाएगी? मैं भारतीय खाना बनाऊंगी, पूरी, हलवा, दाल बाटी। मैं फ्यूजन बनाऊंगी, वेज मंचूरियन और सोया टिक्की। समृद्धि और कीर्ति की जोड़ी ने प्रतियोगिता एक तरफा कर दी थी। इस राउंड की विजेता है सुमित्रा की बहुएं। सत्संग में बैठी सभी औरतें ताली बजाती है। तभी जज। दूसरा राउंड, सवाल जवाब। सास सवाल पूछेगी और बहू जवाब देगी। बहू का असली संस्कार क्या है, कपड़े या व्यवहार? मोहल्ले की सारी बहुएं जवाब इधर उधर देती हैं, पर कीर्ति खड़ी होती है। संस्कार कपड़ों में नहीं, आदतों में, व्यवहार में और दूसरों की इज्जत करने में होती है। अगर लड़की साड़ी पहनकर भी बड़ों से बदतमीजी करे तो क्या वो संस्कारी है? और अगर लड़की पैंट शर्ट पहनकर भी सबका सम्मान करे तो क्या वो असंस्कारी है? पूरा हॉल चुप। समृद्धि ने प्रतियोगिता से पहले हुई बहस के बाद बंद कमरे में पहले ही कीर्ति को किस तरह मोहल्ले वालों को जवाब देना है समझा दिया था। कीर्ति के सवाल का किसी के पास जवाब है या दूसरा कोई सवाल? कीर्ति के आत्मविश्वास के सामने मोहल्ले की कोई औरत खड़ी नहीं होती है। कहाँ गई मेरी बहू की मर्यादा और पहनावे पर सवाल उठाने वाली औरतें? आज मेरी बहू सामने खड़ी है, पूछो, या सिर्फ पीठ पीछे बुराई करनी आती है? कीर्ति के पूछे गए सवाल का कोई जवाब नहीं मिला, इसीलिए इस राउंड की भी विजेता सुमित्रा की बहुएं हैं। इसीलिए आज की संस्कार बहू का अवार्ड जाता है दोनों बहुओं को। प्रतियोगिता में बैठे सभी लोग और जो औरतें कीर्ति की मर्यादा और कपड़ों पर सवाल उठाती थीं, वो भी ताली बजाती हैं। सुमित्रा, रामलाल, नंदन, अमित सब गर्व महसूस करते हैं। मुझे माफ कर दे बहू, मैं समझ ही नहीं पाई। किसी के कपड़ों से किसी की मर्यादा तय नहीं होती। तू सही थी, बोलने वाले बोलेंगे, हमें अपने तरीके से जीना चाहिए। प्रतियोगिता खत्म हो जाती है, सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और रात में समृद्धि चुप बैठी होती है। कीर्ति उसके पास बैठती है। भाभी, मुझे आपके हाथ का खाना बहुत पसंद है, पर मैं चाहती हूँ कि अब आप अपनी पढ़ाई भी करें। मेरे ऑफिस में दोपहर को एक खाली क्लास है, वहाँ महिलाओं को कंप्यूटर सिखाया जाता है। हम दोनों चलेंगे, मैं भी कभी कभी सीखती हूँ। ये सुन समृद्धि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं पढ़ना चाहती थी पर कभी कहा ही नहीं। लोग कहते हैं मैं अनपढ़ बहू हूँ। अब सब कहेंगे समृद्धि एक समझदार, स्किल्ड और स्मार्ट बहू है। नंदन ये सब सुन लेता है, तभी वो आगे आता है। समृद्धि, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें पढ़ाई के लिए कभी प्रेरित नहीं किया, अब मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगा। समृद्धि खुश होकर उसे देखती है और अगले दिन सुबह सुमित्रा देखती है कि एक तरफ समृद्धि पूजा कर रही है, दूसरी तरफ किचन में खड़ी कीर्ति चाय बना रही है। दोनों बहुएं, दोनों संस्कारी, बस अपने अपने तरीके से। ये बोलते ही सुमित्रा की आंखें अचानक से नम हो जाती हैं। मुझे माफ करना बेटियों, मैंने तुम्हें कपड़ों में तौला, पर सच्चा संस्कार तो तुम दोनों में बराबर है। एक घर संभालती है तो दूसरी परिवार का मान बढ़ाती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद मोहल्ले की वही औरतें सुमित्रा के घर चाय पीने आती हैं, जहां समृद्धि साड़ी में नम्रता से चाय परोसती है और कीर्ति अपने ऑफिस से सीधे आ रही होती है, फॉर्मल कपड़ों में। नमस्ते। अब किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ कहने की। ऐसे ही रात को सारी फैमिली छत पर बैठी होती है, जहां समृद्धि नंदन से कंप्यूटर सीख रही होती है। ये कैसे होगा, समझ नहीं आया। वहीं कीर्ति भी अमित को अपने ऑफिस के बारे में बताती है। कल हमारे ऑफिस में एक नया क्लाइंट आने वाला है। ये देखकर सुमित्रा और रामलाल एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। भले ही मेरी दोनों बहुएं, एक अनपढ़ है और एक पढ़ी लिखी, पर आज दोनों ही संस्कार और मर्यादा में बराबर है। सही कहा। बहू कैसी है, ये बात बहू के दुपट्टे की लंबाई से नहीं, उसकी मर्यादा से मापी जाती है।